नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ 274 में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे। तो कल तो एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर देखकर जाइएगा। देखना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल देखकर ही जाइएगा। फूल फूल यही से आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसी को देखेंगे। ये क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्रैश कोर्स। इसे बाहर नहीं पूछ सकता एग्जाम में, इसे बाहर बिल्कुल नहीं पूछेगा। आप लोग इसको देख कर जाइएगा, फाइनल एग्जाम में एग्जाम दीजिएगा, मेरा गारंटी 80 प्लस नंबर आएगा। मेरा गारंटी 80 प्लस नंबर आएगा, जितना पढ़ा दे रहे हैं। और जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, कोई भी क्रैश कोर्स चला रहा है इतना नहीं पढ़ा रहा जितना हम पढ़ा रहे हैं। जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उतना क्वेश्चन कोई भी टीचर यूट्यूब पर नहीं दे रहा जितना हम दे रहे हैं, जितना कंटेंट दे रहे हैं। तो समझिएगा। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या है, चैप्टर 1 है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये ना, इसी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज इस वीडियो का पहला डे है, पहला दिन है। आज हम लोग उस पहला दिन में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको देखिएगा, समझिएगा। आज हम लोग बहुत अनोखा चीज पढ़ने वाले हैं, संतुलित करना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है संतुलित करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बाबू, संतुलित करना होता है। और बच्चा संतुलित ही नहीं कर पाता है। एग्जाम में पूछ दिया गया, वो छोड़ स्किप करके चलाता है, छोड़ता है उसको कि भाई हमसे बनने वाला ही नहीं है। लेकिन आज हम ऐसा बताएंगे कि आप छोड़ेंगे ही नहीं इसको, बिल्कुल बिल्कुल बनाकर आइएगा। एक भी क्वेश्चन संतुलित में नहीं छूटेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। संतुलित करना है। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और एक होता है असंतुलित। ये जो समीकरण, ये असंतुलित, ये क्या है, असंतुलित है, ठीक है। ये असंतुलित है और ये क्या है, संतुलित है। ये संतुलित कैसे होता है, संतुलित का मतलब क्या होता है? वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो, एफ ही इधर 2 गो है, एफ ही इधर 1 गो है, क्या बराबर है? नहीं है। ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है, ठीक है। देखिए, इसको संतुलित करेंगे। हम यह समीकरण लिखते हैं Fe2O3 प्लस Al एरो 3Al2O3 प्लस Fe। समझना है ध्यान से। अब इसमें क्या गुना करें, क्या जोड़े, क्या गुना करें, क्या घटाएं, जो कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, है ना। तो देखिए, अब Al कितना है, 3 दूनी 6। तो Al को 6 बनाइए, Al को हम 6 बना दिए, तो 6 गो Al और 3 दूनी 6 गो Al। ऑक्सीजन कितना हो गया, 9 गो, 3 तिया 9। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 3। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 3 गुना 3 करेंगे। और जो भी जोड़ना, घटाना, गुना, भाग जो भी करना है सब आगे में करना है, इधर नहीं करना, सिर्फ आगे में होगा। तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9। अब एफ यानी लोहा हो गया 6, 3 दूनी 6, तो लोहा में गुना कर देंगे हम 6। यही मेरा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया है। अब इसको अकाउंट कर लीजिए दोनों बराबर है या नहीं है। एफ ही 3 दूनी 6, तो एफ ही 6, ओ 3 तिया 9, ओ 3 तिया 9, Al 6, Al 3 दूनी 6। क्लियर है यहाँ तक? सही बच्चे को डाउट है? नहीं है। चलते हैं आगे। आगे यह है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। जस्ट इस समीकरण को संतुलित करना है ना। समीकरण क्या है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, है ना, एरो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये ना है। अब H के गो हो गया, 2 दूनी 4 गो,
तो H कितना है देखिए, तो 2 गो H और 1 गो H, 3 गो H। अब इसमें गुना अगर हम करते हैं 2 से, तो 2H और 2H के H, 4H। तो H तो दोनों तरफ बराबर हो गया, यहां भी 4H, इधर भी 4H। अब N के हो गया, 2 एकम 2, तो N के गो है, इधर 2 गो, इधर के गो है, 2 एकम 2, N तो बराबर है। लेकिन O के गो है, 6 गो, 3 दूनी 6, O 3 दूनी 6, CA गो, CA गो, O के गो 2 और 3 दूनी 6, तो 6 2 8, O के गो 3 दूनी 6 और 6 2 8, यानी कि ये दोनों तरफ संतुलित हो चुका है। ये क्या हो गया, दोनों तरफ संतुलित हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है। समझिए क्या बोला गया है कि सोडियम, तो सोडियम का अणुसूत्र, सॉरी सूत्र क्या होता है, संकेत Na। बोला जल से संयोग कर, जल क्या होता है H2O, संयोग किया क्या बनाएगा बताइए। तो Na है और इसमें क्या है H और O है, तो इसका किसी से कोई सूत्र बन सकता है, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बच क्या जाएगा H2 गैस बन जाएगा। तो ये समीकरण अगर हम बना लिए हैं तो हम ये परिभाषा लिख देंगे क्या, जब सोडियम को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसका समीकरण निम्न है। यहां बोला है समीकरण भी दें, समीकरण देंगे जिसका समीकरण क्या निम्न भी है और उच्च में भी हम लिख दिए। अब इसको संतुलित कर दीजिए या ऐसे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समीकरण को संतुलित करके ही छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो Na में क्या गुना करेंगे हम 2 से, यहाँ Na गो है, 2 गुना करें 2 से, तो समझना है, तो 2 Na, यहां भी Na 2, तो O के गो, O 2 गो, तो O, अब यहां 2 गुना करेंगे, O हो गया 2 गो बराबर। अब H हो गया 4 गो, 2 दूनी 4 गो, जब गुना कर देंगे हम 2 से, 2 दूनी 4 गो हो गया। बोलिए संतुलित समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, जब सोडियम को जल से संयोग कराया जाता है तो क्या बनता है, हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। आया बात समझ में सभी को, तो वही लिखे, जब सोडियम को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर यहाँ तक सभी को है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन अर्थात फीता, मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम का फीता को साफ क्यों किया जाता है, आखिर उसको जलाना है तो साफ क्यों करना है, कारण क्या, रीजन क्या है। देखो, यदि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में रहता है, बोला कि मैग्नीशियम रिबन अगर वायु के संपर्क में रहता है तो क्या होता है, तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाता है। मतलब ये हुआ कि वायु में रहने से मैग्नीशियम का फेता जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाता है। उस रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। क्लियर जब तक है, जो मैग्नीशियम के फेता को जलने से अवरोध पैदा करती है, यानी कि वो जो है वो क्या करता है, मैग्नीशियम के फीता को जलने से अवरोध करता है, उसको जलने देता ही नहीं है, उसको रोकता है जलने से। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सरेस कागज, मतलब सरेस कागज जिसको हम लोग गांव घर बोलते सीरीज कागज बोलते हैं ना, जिससे कि कहीं जंक लगा हुआ उसको रगड़ रगड़ कर जंग को छुड़ाते हैं, उसको सीरीज कागज बोलते हैं या फिर सरेस कागज बोलते हैं। सरेस कागज से साफ किया जाता है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है फिर इसको समझा देते हैं फिर से। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाता है। उसका काम क्या है, उसको आग, वो जो है रिबन को जलने ही नहीं देता है, इसलिए उस जंग को हटाने के लिए हम सरेस कागज से उसको साफ करते हैं या फिर उसको रगड़ते हैं। क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया है तो सभी बच्चे
इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यह है, क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है। बोला गया है कि जब अगर लोहा गर्म हो, लाल हो, लोहा गर्म हो, लाल हो, तो उस पर अगर जल दिया जाए, जल या जलवाष्प प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा। देखिए, जब लोहा पर जल दिया गया तो क्या बन गया, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड या लो ऑक्साइड, है ना। फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। समझिएगा कि लोहा, लाल लोहा, ये क्या है, लाल तप्त लोहा है, लाल तप्त लोहा ये है। इस पर लाल तप्त लोहा पर जब जल प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस भी साथ में बनता है। यहां हम लिखेंगे आंसर में, जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसका समीकरण निम्न है। यानी जो समीकरण लिखा हुआ है वो निम्न है। आ गया बात समझ में, क्या हुआ नहीं हुआ, क्लियर यहां तक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड से संयोग कर क्या बनाता है। सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, माफ करना गलती बोल दी है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। समझिएगा, मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से हम संयोग कराए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हम लिखेंगे, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से संयोग कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका समीकरण निम्न है, जिसका समीकरण निम्न है। यानी कि ये Mg+O2 एरो MgO होगा। क्लियर यहां तक है, सभी को दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। बोला गया है जो नीचे लिखा गया समीकरण है इसको संतुलित करना है। क्या है, MnO2 HCl MaCl2 H2O प्लस Cl2। देखिए, अब इसमें करना क्या है, हाइड्रोजन 2 गो है ना, और यहाँ क्लोरीन 2 गो है। चलिए ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन क्या गो है, 2 गो, और यहाँ क्लोरीन क्या गो है, 1 गो। इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो क्लोरीन क्या गो हो जाएगा, 2 गो। क्लोरीन क्या हो जाएगा, 2 गो क्लोरीन हो जाएगा। अब क्लोरीन तो 2 गो हो गया भाई, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया। 2 गो हाइड्रोजन यहां से, और इधर हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है, तो ये तो बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। लेकिन आप समझो, क्लोरीन है 4 गो, कैसे भाई, 2 गो यहां से लेंगे और 2 गो 4 गो हुआ, तो ये हमारा संतुष्टि गलत हो गया। क्या हो गया, तो क्लोरीन 4 गो है तो हम यहाँ गुना करेंगे 4 से। बात समझ में आ रहा है सभी को, हम क्या कर रहे हैं, जो 4 से गुना करने क्लोरीन हो गया 4 गो, तो गड़बड़ वाली बात। अरे भाई, क्लोरीन तो बराबर हो ही चुका है, लेकिन हाइड्रोजन का बढ़ोतरी हो गया है, हाइड्रोजन हो गया 4 गो, और इधर हाइड्रोजन है 2 गो, इधर हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है। अब भाई क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुना करेंगे 2 से, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गो, अब फिर गड़बड़ हो गया, क्या सर गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 गो। तो देखो इस बार 2 गो है, हाँ सर 2 गो है, MN हो गया, MN होगा, MN नहीं होगा, MN होगा, तो MN, तो MN एगो, MN एगो, ठीक है, MN क्या होगा, एगो। और मेरा संतुष्ट, ये समीकरण हो गया, संतुलित हो गया है। बोलिए, किसी बच्चे को डाउट है क्या, डाउट तो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यह है, Mn तनु HNO3 से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। Mn का मतलब क्या होता है, मैग्नीज, मतलब मैग्नीज जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है या प्रतिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बनाती है। देखो यहां पर सिर्फ नाम लिख दिया, अगर लिख देगा जब मैग्नीज को नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस बनता है, क्वेश्चन चेंजिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, जब मैग्नीज को नाइट्रिक अम्ल से या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनती है।
क्या बनता है, मैग्नीज नाइट्रेट। क्या बनती है, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये क्या है, मैग्नीज नाइट्रेट और ये हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुआ है, जिसका समीकरण निम्न दिया गया है। बोलिए, क्योंकि Mn के साथ HNO3 अभिक्रिया कराया गया, क्या बन गया, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बन गया। किसी को संकोच है तो बताओ। संकोच तो नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज तक प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, हो सकता है इस क्लास में हो जाए प्रॉब्लम किसी को। आज तक तो मैंने कमेंट में कोई लिखा है नहीं सर प्रॉब्लम है ना। जब से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर तो सर कमेंट में कोई लिखा है कि सर प्रॉब्लम हुआ, नहीं लिखा है। हो सकता है आज हो जाए, तो कमेंट बताइएगा कि सर प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, तो हम उसका जवाब दे सकें कमेंट के माध्यम से। निम्न समीकरण को संतुलित करें। बोला जी समीकरण ये लिखा हुआ है NaOH CO3 एरो Na2CO3H2O। अब बताओ अब करना क्या है। अब ये समीकरण दिया हुआ है ना। अब बराबर करना है, Na यहाँ 2 गो है, यहाँ Na 1 गो है, तो भाई इससे स्टार्ट कर दो ना। किसी एक को पकड़ो जो बराबर नहीं है उसी से चल दो, जो बराबर नहीं है उसी से चल दो। तो बराबर कौन नहीं है, Na, तो Na से चल दो। तो यहाँ हो गया 2 Na 2 हो गया। क्लियर है। अब हो गया O क्या गो, 2 गो O और 3 गो OA। क्या गो हो गया, 5 गो। 5 गो O हुआ ना, तो 5 गो O हुआ, लेकिन गड़बड़ हो गया। NaCO3 CO3 H 2 गो, H 2 गो, इधर कितना हो गया, 2 और 3 5 2। क्लियर है। तो यहां गड़बड़ क्या है, Na2 CO3 CO3 तो बराबर है। O हो गया 2 गो, H हो गया 2 गो, H 2 गो O 2 गो। यहाँ 2 लगेगा तो फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। 2 लगेगा यहाँ, तो यहाँ 2 लगेगा, 4 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ 4 लगाएंगे। ठीक है, 4 लगाएंगे और यहाँ 2 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 हो गया, CO3 2 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखो 4 गो O, 4 गो O यहां से हुआ, फिर 6 गो O यहाँ, 10 गो, यहाँ 3 दूनी 6 गो और 6 2 8 है, तो पुर रहा है। तो कहां पुर रहा है इसमें, 8 8 8 8। गड़बड़ समीकरण तो नहीं है भाई। इसमें क्या है, N 2 गो Na और 2 गो Na, O 2 गो, अरे भाई यार 3 दिया हुआ है, मिस्टेक समीकरण में, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। एक गड़बड़ है, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया बाबू, माफ करना, इसलिए हम बौक रहे हैं। यहाँ 2 लगाएंगे, कन्फर्म सब बन जाएगा। देखो 2 लगा दिए, Na2 O क्या है, 2 दूनी 4 2, अरे 2 को यहाँ हुआ और 2 को यहाँ, 4 को नहीं हुआ। O यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 गो और 1 गो 4 गो, H 2 गो H 2 गो, CO2 1 गो बन गया। अरे नहीं ठीक है, ये है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, 3 ही होगा, C गो बराबर हो चुका है। क्लियर तक है, क्लियर है। इसलिए यहाँ गलत लिखा हुआ था, इसलिए दिक्कत हो रहा था, यहाँ 2 होगा। चलते आगे। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। देखो इसको क्या करेंगे, कार्बन के गो यहाँ 6 गो, तो गुना कर दिए 6 से। यहाँ 6 कार्बन है ना, हम क्या बोले, किसी एक को पकड़ के चलो बन जाएगा, किसी भी एक को पकड़ लो जो कम बेसी उसको पकड़ लो बन जाएगा। 6 गो कार्बन है तो 6 गो कार्बन। अब ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन है इधर 2 गो, इधर है 2 गो, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन तुलना करते हैं, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 12 1 13। चलो इधर कितना है, 6 दूनी 12, 12 और 12 24, तो H को बनाना पड़ेगा 24, तो 12 से गुना करना पड़ेगा हमको। अब ऑटोमेटिक बराबर हो गया होगा। देखो 6 से गुना किए, 6 दूनी 12 O और 12 2400। अब देखो 2400 पूरा है क्या, 6
6 गो ओ यहाँ है और 6 गो ओ यहाँ है और 6 दूनी 12 गो यहाँ है, तो 12 और 12 24 गो ओ हो गया। अब देखिए 24 गो ओ हो गया तो समझना, अब हाइड्रोजन 12 दूनी 24, 12 गो और 12 गो 24 गो, अब बच गया कार्बन 6 तो है ही है, ऑटोमेटिक बराबर हो गया है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? इसका समीकरण क्या हो जाएगा, मेन रूप से इसको आप लोग देख लीजिएगा, बन गया। क्लियर है? चलते हैं आगे। आगे में यह है खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता कैसे होती है। मतलब बोला गया है कि खाद्य पदार्थ में विकृत गंधिता कैसे होती है या कैसी होती है। खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल को काफी समय तक वायु में छोड़ देने पर यह वायु के ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाती है और यह विकृत गंधिता हो जाती है। मतलब ये क्या हुआ कि खाद्य पदार्थ जो वसा तेल का बना होता है, जिसमें जिस खाद्य पदार्थ में ज्यादा तेल की मात्रा होता है या वसा का मात्रा होता है, तो इसको ऑक्सीजन में छोड़ देने से क्या होता है, वो ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाता है, यानी कि भोजन खराब हो जाता है और उस भोजन में दुर्गंध निकलने लगता है जो खाने लायक नहीं होता है। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता आया बात समझ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। बाबू इसको आप लोग संतुलित कर दीजिएगा, बहुत से सिखा दिए हैं, ये आप लोगों के बीच ये HW है, ठीक है, और बना हुआ है, ये आप लोग देख लेवे कीजिएगा ना। चलिए देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां से क्या चल रहा है, लघुत्तरी चल रहा है। संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बता दें। बोला गया है संक्षारण क्या है, 24 में पूछा है ना, संक्षारण क्या है, इसको रोकने के उपाय क्या है। तो संक्षारण होता कैसे है, वो है क्या जानेंगे। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की रासायनिक अभिक्रिया के कारण धातु पर बनने वाले परत को संक्षारण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हवा में जो भी उपस्थित ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो है उसमें, वो क्या करते हैं, वो धातु से अभिक्रिया कर लेता है। क्या करते हैं, धातु से अभिक्रिया कर उस पर एक परत बना लेता है, जिसको बोलते हैं धातु का संक्षारण कहते हैं। इसे रोकने के लिए धातुओं पर पेंट या ग्रिज लगाना चाहिए। यानी इसका रोकने के लिए बहुत सारा उपाय भी है, लेकिन मेन रूप से हम 2 बात बोले हैं। इस धातु पर पेंट चढ़ा दीजिए, यानी कि उस धातु को रंग दीजिए, तो वो धातु सुरक्षित हो जाएगा, वो सामान सुरक्षित हो जाएगा। या फिर उसमें ग्रीस लगा दीजिए। ग्रीस बुझते हैं नो? अरे ग्रीस बुझता है, जो वायरिंग ना होता है, जो गाड़ी उड़ी का जो वायरिंग होता है उसमें ग्रीस डालता है ना। अरे तुम लोग तो साइकिल ग्रीसिंग करवाया होगा ना, देखा होगा, उसमें जो ग्रीस लगता है वो ग्रीसिंग है, यानी ग्रीस है ना। चलो अब है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, देखो। और ये भी 24 से पूछा गया है, ये भी 24 में पूछा गया है, 14, 22, 24। तो संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, समझना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं कि दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो, है ना, उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल, प्रतिकारक जो इस पर होते प्रतिकारक होते, उस पर जो होते प्रतिफल होते, प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोला गया है कि मान लिया जाए कि कोई रासायनिक समीकरण है Mg प्लस O2, ये क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर तक है? अब ये क्या है, ये अभिकारक है, ये प्रतिकारक या अभिकारक है, ये प्रतिफल या उत्पाद है ना। तो ये दोनों के परमाणु की संख्या बराबर है क्या, देखो तो मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो,
ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, क्या बराबर है? नहीं है। ये क्या है? ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाना है, 2 से गुना कर दिए। अब मैग्नीशियम हो गया 2 गो, यहां 2 से गुना कर दिए, तब दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है भाई? क्योंकि इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे समीकरणों की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ये समीकरण वास्तव में है क्या, शुद्ध समीकरण क्या है, उसको जानने के लिए इसको संतुलित करना पड़ता है। और साथ ही साथ अभिकारकों तथा उत्पादों की वास्तविक संख्या की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बोला गया है कि संतुलित करने से ये जानकारी होता है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में वास्तविक संख्या कितना है, कौन कितना संख्या में है, जो कि ये समीकरण हुआ है और अभिक्रिया हुआ है। यहां तक क्लियर है? तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या अर्थ है? उदाहरण लिखें। मतलब बोला गया है कि विकृत गंधिता जो होता है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, एक उदाहरण देकर ही बताएं। मैंने इसका उदाहरण देकर बताएं। देखो, जब वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थों को, माने कि जो खाद्य पदार्थ तेल से बना हुआ है या वसा युक्त है, उसको वायुमंडल में रखा जाता है, यानी कि खुली वातावरण में कर रखा जाए, तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बाद में ऑक्सीकृत हो जाता है। बोला गया है कि ये जो है बाद में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है तथा हानिकारक गंध उत्पन्न करती। जब वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, जब ऑक्सीकृत हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें बेकार बेकार के गंध निकलेगा, खराब खराब गंध निकलेगा ना, जो कि खाना खाने का मन नहीं करेगा। गंध जो ही आएगा तो भाई खराब भोजन खराब हो गया, इसको मत खाओ। इस हानिकारक गंध को विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बेकार का गंध है, बेकार का गंध है, इसलिए विकृत गंधिता कहते हैं। जब चिप्स जैसे हो गया, जब चिप्स जैसे आदि पैकेटों में ऑक्सीजन निकालकर एवं नाइट्रोजन गैस भरी जाती है तो पैकेट में भरे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होता है। मतलब देखो, कुरकुरे तो खाया होगा सब लोग, कुरकुरे खाया होगा, चिप्स खाया होगा। जो पैकेट में बंद कोई भी खाद्य पदार्थ आता है, क्या वो कभी गमका है? क्या उसमें कभी सेंट आया है? क्या खराब हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहने देता ही नहीं है, उसमें ऑक्सीजन रहने देता ही नहीं है। तो क्या रहने देता सर? उससे ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे कि वो भोजन खराब ना हो, वो चीज खराब ना हो। आया बात समझ में? इसलिए इसका उदाहरण हो जाएगा कि ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस को भरी जाती है, जिससे कि ये विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। क्लियर तक है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में यह है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बतावे हैं। देखो बाबू, है तो बहुत सारा उपाय है, लेकिन लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 2 उपाय बताना है। यानी लोहा पर जंग नहीं लगना चाहिए, लोहा पर जंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है? लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय निम्न इस प्रकार हैं। पहला क्या है? लोहे के सतह पर जिंक लेपित करके लोहे को बचाया जा सकता है। मतलब बोला है कि लोहा की जो परत होता है, जो ऊपर का लेयर होता है, उस पर जिंक का परत चढ़ा दिया जाए। किसका? जिंक का परत चढ़ा दिया जाए तो वो लोहा की चीजें क्या सुरक्षित हो जाती है, यानी उसमें जंग लगने वाला नहीं है। या तो फिर लोहे की सतह पर ग्रीस लगाकर लोहे को बचाया जा सकता है। मतलब लोहे की जो परत है उस पर ग्रीस लगा दो तो क्या हो जाएगा? वो उसमें जंग लगने वाला बिल्कुल नहीं, उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। यानी ग्रीस का काम क्या है? लोहे की सतह को बचाना, जंग लगने से बचाना।
अब ये क्या है, जिंक की लेपित करने से भी क्या होता है, उस पर क्या होता है, जंग लगता ही नहीं है। बोलो यहां तक समझ में आ गया है? आशा करते हो समझ में आ ही गया होगा। क्या क्लियर है? अरे सभी तो क्लियर है? तो क्लियर है तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ठोक दो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना है, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये क्या है, ये भी संतुलित समीकरण है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और संतुलित कर लीजिएगा। अब बोला कि अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित कीजिए। देखिए एल माने होता है लिक्विड, एल माने लिक्विड, एल माने लिक्विड, एस माने सॉलिड माने ठोस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अवस्था हम बता चुके हैं और आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संतुलित है ही। अब है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखो बोला गया है कि भाप के साथ लोहा, बोला गया लोहा को भाप के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा। हम इसका क्वेश्चन पीछे पढ़ाए हैं कि जब लोहा, तब तो लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, यही ना है। जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, बस उल्टा बोल दिया है। यानी कि वाष्प के साथ जब लोहा की अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। देखो लोहा की अभिक्रिया जलवाष्प से होती है तो क्या, इसका नाम क्या बोले थे, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका आंसर लिखेंगे, जब लोहा को भाप के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। बोलो यहां तो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल के साथ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की अभिक्रिया जब जल से कराया जाता है तो क्या होता है। बोला गया है कि जल की अभिक्रिया जो है कैल्शियम के साथ होता है, कैल्शियम की जल के साथ होता है तो क्या होता है। तो क्या होता है, कैल्शियम की अभिक्रिया जब जल के साथ होता है तो ये क्या होता है, ये एल है, लिक्विड है, ये ठोस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। समझना है कि कैल्शियम की अभिक्रिया जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर तक है? लिख देगा, क्या लिखेंगे, जब जब कैल्शियम कैल्शियम की अभिक्रिया जल से होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, बनता है। क्या उसी तरह इसका लिख लेगा, जब लोहा की अभिक्रिया जल से होती है तो फेरिक ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर तक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है बउआ रे, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण को लिखें। क्या बोला, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4 होता है ना। बोला बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। देखो ये दोनों साथ हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, तो यह बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl, और ये क्या बन जाएगा, BaS, ये क्या बन जाएगा, BaSO4। क्या बन गया, BaSO4। अर्थात इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। आया बात समझ में। आप पूछेगा कि सर इसमें कौन सी अभिक्रिया हुआ, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। कैसा हुआ अभिक्रिया हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, दो का विस्थापन हुआ, एक यहां से टूटा यहां जुटा, फिर ये टूटा यहां जुटा। क्लियर है। कैल्शियम, अब क्या है नंबर बी में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। क्लियर तक है।
क्योंकि Ca है यहां से और CO2 है और एगो यहां से ले लेगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच गया H बच गया और एगो O बच गया, यहां से बच गया ना, क्या बन जाएगा, H2O। बन क्या गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर अर्थात चूना पत्थर अर्थात खरिया, ठीक है, और जल का निर्माण होता है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या प्रॉब्लम किसी को है, दिक्कत किसी को है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे जस्ट वही है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट फ्लट सिल्वर। देखो कैसा कैसा सवाल पूछता है सरकार, है ना, समझो। आप बोला जिंक दे दिया, सिल्वर नाइट्रेट दे दिया, अगर इसका अनुसूत्र अगर याद नहीं है और जिंक नाइट्रेट का अनुसूत्र याद नहीं है, सिल्वर का सूत्र याद नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो जिंक का Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, नहीं सुनते हो जी, Ag क्या बोलता है ना, AgNO3। अब जिंक नाइट्रेट ZnNO3, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag, बन गया, आया समझ में, क्लियर है। अब एक सोडियम की अभिक्रिया जब जल से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से बनता है, पीछे पढ़ा भी चुके हैं। सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम क्या हो गया Na, जल हो गया H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2, क्लियर यहां तक है, कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम किंतु परंतु नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण का को संतुलित रूप लिखें, समझो। बोला कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आज पीछे हम क्वेश्चन बताए थे, इसका याद करो, शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में होगा, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोला कि नीचे के समीकरण को संतुलित करें, तो बाबू ये तो तुम लोग चुटकियों में कर ले, बता चुके हैं हम, तो चुटकी में कर लो इसको, संतुलित हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। अब यहां सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसको देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। प्रतिस्थापन कैसे होता है नहीं होता है इसको जानेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व होते हैं कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है और वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो हम लिखे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी जो ज्यादा अभिक्रियाशील है कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्या बोले हम कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा देता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कि Fe है, CuSO4 है, समझना है, Fe लोहा और CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, अगर कोई पूछ दे कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है सर, तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, कैसा होता है, नीला होता है। अब जब ये अभिक्रिया करेगा आपस में तो क्या है, देखो ये कम अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं और ये अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं, सॉरी माफ करना, ये कम अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं और ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व ये हैं। बात समझ रहे ना, हम तो उल्टा बोल देते, ये कम अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं और ये ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, इसका करेगा हटा देगा और ये खुद जाके यहाँ स्थान ग्रहण करेगा। तो क्या हो जाएगा, जब स्थान ग्रहण करेगा तो हो जाएगा FeCSO4 और अंत में क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, Fe होगा ना, सॉरी क्या FeC हो जाएगा, C हो जाएगा, Cu।
क्योंकि Cu को वहां से हटा दिया, तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया और Cu बन गया। FeSO4 का मतलब क्या होता है, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। था नीला, नीला क्या बन गया, हरा बन गया। आया बात समझ में, किसी को डाउट है क्या, डाउट तो नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया, अगर पूछे कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है तो नीला होता है, और फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, लोहा कॉपर का जगह ले लिया, FeSO4 बन गया, और ये क्या बन गया, Cu अलग हो गया, तांबा अलग हो गया। ठीक है, आशा करते को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, समझो। बोला कि जिंक को है, जो जिंक जो है उसको आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, क्या रिएक्शन करता है। तो देखो, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। मतलब क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे वही ZnFeSO4, तो बताओ Zn क्या करेगा, आयरन को विस्थापित कर देगा। यानी लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है। तो जिंक क्या करेगा, लोहा को हटा देगा, तो उसका स्थान कौन ग्रहण कर लेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe बन जाएगा। देखो यही बना है, Fe बन गया, ZnSO4 बन गया। क्लियर तक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट आगे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। बोला गया है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है मिलना, संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना या जुड़ना या संयोग करना। ठीक है, समझना है। संयोजन अभिक्रिया, मान लीजिए कोई एक तत्व है A और कोई एक तत्व है B, अगर ये बन गया AB बन गया, यानी एक ही तत्व बन गया, इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझना है कि जब या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही यौगिक का निर्माण करता है, एक ही यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, हम लिखे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक नए पदार्थ अर्थात एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Mg मिला और O2 मिला, क्या बन गया, MgO बन गया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या तत्व है, क्या यौगिक है, एक ही यौगिक ना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने यौगिक है, एक यौगिक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, अब है अपचयन उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। मतलब अपचयन उपचयन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन क्रिया भी हो और उपचयन क्रिया भी हो, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन की क्रिया और उपचयन की क्रिया साथ साथ एक ही साथ होता है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में CuOH2, क्या हुआ, CuH2O। आप बताओ ये क्या बन गया, तो समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन संयोग कर रहा है। संयोग का मतलब क्या, जुड़ना, यानी उस पर किसी से जुड़ गया, तो क्या हुआ, उपचयन। क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन उधर गया, अगर टूट जाता, टूट के जाता, तो क्या होता, अपचयन। देखो यहाँ ऑक्सीजन टूट रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है, Cu से ऑक्सीजन टूट कर मिल रहा है कहां पे जाके, हाइड्रोजन के साथ में मिल रहा है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन का उपचयन हुआ, अपचयन हुआ, यहाँ उपचयन हुआ। आया बात समझ में, क्लियर यहाँ तक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है, वैसी द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब क्या, ठोस पदार्थ का निर्माण होता है ना, ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड,
AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट ये क्या है? अवक्षेप। ये क्या है? अवक्षेप है। ये ठोस होता है। क्या होता है? ठोस, सोलिड होता है। और ये लिक्विड होता है। ठीक ना, यार समझ में आ गया है। और पूछेगा क्वेश्चन में कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। आया बात समझ में? व्हाइट होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। आगे में है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। बोला गया है कि जब एक लोहा का कोई कील है या लोहा का कोई वस्तु है तो उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। डुबाने के बाद जो विलयन का रंग होता है वो कैसा होता है, विलयन कैसा बनता है, वही बोला गया है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखो बाबू समझो, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। कहता है फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला से बदलकर हल्का हरा हो जाता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे हम कि FeCuSO4 का जब अभिक्रिया होती है तो FeSO4 प्लस Cu बनता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अब कॉपर सल्फेट में जब हम लोहा को डालें, जब लोहा की कील को डाले तो जिस समय डालने से पहले इसका रंग था नीला, डालने से पहले इसका रंग कैसा था? नीला। और जो ही लोहा को डाले तो डालने के बाद क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। इसका रंग क्या हो गया? हरा। इसका रंग क्या हो गया? हरा हो गया। आया बात समझ सभी को? किसी बच्चे को डाउट है? किंतु परंतु नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर निम्न इस प्रकार है। अंतर दूसरे स्लाइड में है ना, अंतर जो है दूसरे स्लाइड में है। देखो क्या है, आगे है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझो, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अभी हम पीछे पढ़ा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक बीच मूल या समूहों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या दो यौगिकों का आदान प्रदान होता है, दो तत्व का आदान प्रदान होता है, ये इसमें जुटा उसमें जाके मिला, वो जुटा इसमें जाके मिला, है ना, इसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आ गया होगा बात समझ में? हम पीछे भी इसका उदाहरण दिए थे, द्विविस्थापन जो हो रहा था, हम बोले द्विविस्थापन अभिक्रिया है और ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया ये है और द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है। क्लियर तक है? आगे, अब जितना बड़ा नूनू ने उतना बड़ा झुंझुना, है ना, बस समझिए, जितना बड़ा नूनू ने उतना झुंझुने बड़ा है ना। क्वेश्चन आंसर से बड़ा क्वेश्चन ये है, यहाँ दिख रहा है लेकिन इसमें और उधर है, हल्का सा और उधर है। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे को लोग लगता होगा कि बाप रे बाप, ये क्वेश्चन सर क्या सेट कर दिए। नहीं बउआ, हम सेट नहीं किए हैं, 2022 में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और जितना क्वेश्चन करीब करीब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रहे। ठीक है, क्या है? ताम्र छीलन, यानी तांबा का छीलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है। यहाँ कौन सा अभिक्रिया होती है? अभिक्रियाओं का नाम एवं समीकरण भी लिखें। समझो, बोला है कि ताम्र के छीलन जो होता है उसको हवा की उपस्थिति में जब उसको गर्म करते हैं तो उसका उस पर जो है काला परत चढ़ जाता है। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो, ताम्र अर्थात कॉपर अर्थात तांबा छीलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। क्या? तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। यह कॉपर ऑक्साइड या क्या है? यह कॉपर ऑक्साइड
कॉपर ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। बोला गया जो काली परत जो बनता है, ये परत किसके कारण से बनता है? ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से, यानी कॉपर ऑक्साइड से बनता है। और जब कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग जब होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। सिंपल सी बात है, कॉपर में जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, उसी कारण से इसका रंग काली हो जाती है। यह उपचयन अभिक्रिया है। जो ये अभिक्रिया जो हुआ है, क्या है? अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में भी कुछ बोला है। इसका सूत्र क्या होगा? जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से किए तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन को किसी के साथ में जुड़ना है, ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ अगर उस पर जगह हट गया तो अपचयन अभिक्रिया। आया बात समझ में? किस डाउट तो नहीं होगा? इसको दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने, मतलब कि अब इस पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है, क्योंकि इस स्थिति में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास में क्या? वियोग, वियोग में क्या होता है? हटना, वियोग में हटना, है ना, हो जाता है। यह क्या है? उपचयन अभिक्रिया। जैसे हम समझो CuO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से हुआ। किससे हुआ? हाइड्रोजन गैस से हुआ। तो क्या हुआ? Cu अलग हो गया और H2O अलग हो गया। अब समझो, अब यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का यहाँ जुड़ा हुआ है ना, CuO ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उस पर गया, जुड़ के टूट गया, अलग में जाके भले जुड़ा लेकिन यहाँ जुड़ के टूटा हुआ जाके, जुड़ा हुआ था टूट गया। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का हटना क्या? अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। सिंपल सी बात रखो। ऑक्सीजन अगर उस पर जाके जुड़ा, यहां टूटल था वहां जाके जुड़ा, क्या हुआ? उपचयन। अगर यहां जुड़ा उस पर गया, टूटा, टूट के उस पर गया और अगर कुछ भी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? अपचयन। क्लियर यहां तक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो इसको समझना है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है और ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि वैसा अभिक्रिया जिसको होने पर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, यानी वो अभिक्रिया होगा तो ऊष्मा देगा। साथ साथ ध्यान दीजिए, आप लोग चूना से घर को पेंट किए होंगे ना? चूना से घर को पेंट किया है? नहीं पेंट किया, देखा भी तो होगा ना। तो क्या होता है, तो चूना जब घर को पेंट करते हैं तो चूना को जब पानी में डालते, गुनगुना पानी या ठंडा पानी कोई पानी हो, लेकिन गुनगुना पानी में डालने से ज्यादा बेहतर होता है, जल्दी गल भी जाता है और ढीकल रहता भी नहीं है। तो जब हम उस पानी में डालते हैं तो पानी अपने डबकने लगता है, और डबकना ऐसा डबकता है कि अगर उसमें हाथ डाल दिया जाए तो हाथ जल भी सकता है, हाथ जल भी सकता है। आ रहा है बात समझ में? यानी कि उसमें क्या ऊष्मा निकल रहा है, उसमें क्या हो रहा है? उस अभिक्रिया में ऊष्मा का निकल रहा है, ऊष्मा दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लिखे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में CH4, अब CH4 की अभिक्रिया जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, H2O में बदलेगा और क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। क्लियर जहां तक है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ये एक ऐसी अभिक्रिया है कि इसको होने के लिए, इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, यानी ऊष्मा इसमें लेता है। इसी क्या क्या बोलते हैं? इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा नहीं, यानी ऊष्मा नहीं निकलती है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात उसमें ऊष्मा दिया जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि N2 और O2 की जब अभिक्रिया होती है, इसमें जब तक हम ऊष्मा नहीं देंगे तो यह अभिक्रिया नहीं होगा। क्लियर यहां तक है? तो डाउट तो नहीं हुआ होगा। चलिए